हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? हमेशा की तरह फाइन एंड एनर्जेटिक्स। वाओ, चलिए इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड पावर। तो ये वीडियो आपको पावरफुल बना देगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट की। आपको मालूम है कि जब भी आप गीज़र यूज करते हैं तो पानी गर्म हो जाता है, आयरन कपड़ों पे प्रेस हो जाती है। तो ये होता है क्या है, मतलब हम कहते हैं ये व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर इट बिकम्स हॉट एंड इट्स टेम्परेचर स्टार्ट राइजिंग। इसे कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पर ये होता क्यों है, ये ऐसा होता क्यों है, चलिए हम ये बात समझते हैं। जब हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो आपको मालूम है यार, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ना, कैसे पता लगेगा? मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है, इससे कोलिजन करेगा तो आपको पता है ये वाइब्रेट होंगे। हाँ, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर होते हैं ना, ऑलरेडी वाइब्रेट होते रहते हैं ये। परंतु जब इलेक्ट्रॉन इससे कोलिजन करेगा तो इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तेजी से वाइब्रेशन करेगा। परंतु ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल चलते हैं, ये पॉजिटिव रोक नहीं पाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन इससे रिपल होकर यहाँ टकराए, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। इसमें कुछ एटम्स भी होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा और ये टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो here the electric energy supplied by the source of EMF is converted into heat। तो पता है ये इलेक्ट्रॉन किस वजह से चले थे? ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चले थे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ये इसके पास क्या है, सोर्स ऑफ ईएमएफ है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। कौन कैरी कर रहा है, कौन वर्क करवा रहा है इलेक्ट्रॉन को? ये करवा रहा है। इसके कारण इसने पॉजिटिव आयंस के वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। दिस फिनोमेनन known as heating effect of current। It is a cause of heating। ये काज है टेम्परेचर बढ़ने का और हीट प्रोड्यूस करने का। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब इट इज ए कन्वर्सन यार। अब हम यहाँ पे ये समझना चाहते हैं कि किसी भी रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती क्यों है। इसमें जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा वो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। टी टाइम में ये फ्लो होने वाला चार्ज है डायरेक्ट, और ये I तो करंट है। अच्छा, जब चार्ज फ्लो होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे डिक्रीजेज इन पोटेंशियल में V इज इक्वल टू IR। क्योंकि हमें मालूम है पोटेंशियल एनर्जी, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, सुन लेना बेटा, यहाँ पे डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू हो जाएगी Q इंटू V। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। सबको काउंट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों को जब हम एक साथ करें, मतलब सीधी सी बात यह है कि थर्ड में सेकंड और फर्स्ट से V और Q की वैल्यू रख दें तो डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी, पता है इसे अपन क्या लिख सकते हैं, डेल U लिख सकते हैं। Q की वैल्यू यदि हम रखेंगे तो ये हो जाएगा IT, और B की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा IR। तो डेल U हो जाएगा I² RT। अरे ये पोटेंशियल एनर्जी इतनी डिक्रीज हो गई है तो आप समझ सकते हो ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये ही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये है हीट, और इसको अब हम डेल यू क्यों लिखें, अब हम इसको H लिखेंगे, तो H इज इक्वल टू I² RT। अच्छा, एक बहुत मजे की बात बताते हैं आपको, बहुत मजे की बात बताते हैं। इस इक्वेशन को देखना, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं इस इक्वेशन में,
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यदि R और T रेजिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट कर देंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। यदि I और T कांस्टेंट कर देंगे तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जूल्स फर्स्ट लॉ। ये हो गया सेकेंड लॉ और ये हो गया थर्ड लॉ। लो, जूल्स लॉ तो आप वैसे ही समझ गए। तो ये जूल्स के 3 लॉज थे और H स्क्वायर आई आर टी थी। ये इस तरफ अपन ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, इधर अपन कुछ साफ सफाई करते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं एक और मेथड की। आपको पता ना वर्क क्या होता है? वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट भी सेम रहती है ना। वर्क ही एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी से ही वर्क होता है ना। और वर्क, पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 11th में पढ़ चुके, 12 में आ गए। अगर तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इतनी सी बातें नहीं पता होंगी। क्या सर क्या बातें करते हो आप? आपको हमें पता है ये, हाँ आपको पता है। आपको मालूम है वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुनना, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता फोर्स किस फॉर्म में लगेगा? चार्ज के फॉर्म में। और जब किसी को भी चार्ज देंगे तो उसमें चेंज क्या आएगा? पोटेंशियल। ये हो गया W इज इक्वल टू V और Q इज इक्वल टू हमें मालूम है IT और V इज इक्वल टू हमें मालूम है IR, ओम्स लॉ और करंट की डेफिनेशन। ये दोनों वैल्यू रख दें, दोनों एक साथ इसमें रखेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा, जो कि हमारा पहले ही आ चुका है। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यार यही काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यही हीट में। आपको ऐसा लगता समझना तो दोनों ही तरीके से चाहिए। कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए ना हमें। आप ऐसे करो पर ऐसे करो, पर तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना मांगता। हमको ये नहीं, हमको वो नहीं, नहीं हमको सब कॉन्सेप्ट मांगता। इसके लिए एक अलर्ट, और वो अलर्ट है ये, पढ़िए आप इसे। द इक्वेशन W इज इक्वल टू वी आई टी। ये वी आई टी क्या बोल रहे हैं यार? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, और Q की जगह हम आई टी लिख सकते थे। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई टी और V। इसी से आया ना। तो W इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना वी आई टी। तो हाँ बोलो, ठीक है, बोलने दो ने। तो द इक्वेशन W इज इक्वल टू वी आई टी इज एप्लीकेबल टू द कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म। ध्यान रखेंगे। बट द इक्वेशन H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी इज एप्लीकेबल ओनली टू द कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। मतलब ये कंजस्टेड है, कंजस्टेड नहीं है, ये हमारे काम का, अपने काम से काम रखता है और ये यूनिवर्सल है। हर चीज में इसका यूज किया जा सकता है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं पावर की। पावर बहुत ही पावरफुल है, पता है आपको? यस। सबसे पहले यदि हम बात करेंगे, इट इज द एनर्जी प्रोड्यूस इन द रजिस्टर पर यूनिट टाइम। यानी पावर की पहली बात यदि आप करो, एनर्जी प्रोड्यूस इन रजिस्टर पर यूनिट टाइम। और H को अभी हाल हमने निकाला था ना, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। T से T कैंसिल हो गया तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। P इज इक्वल टू W अपॉन टी। अब इससे समझ गए होंगे कि ये H और ये W यार सेम चीज है। W इज इक्वल टू अभी हमने क्या निकाला था? VIT। चलो VIT रख दें। T से ये T कैंसिल हो गई तो ये हो जाएगा V इंटू आई। ये पावर V इंटू आई हो गया। ये क्या बात है। अच्छा, द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इज कॉल्ड पावर। पता, तुम्हें एक बात बता देना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड पावर? पता है, एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, परंतु पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करोगे तो एनर्जी खर्च होगी ना, बिना खर्च किए एनर्जी वर्क कर सकते हो? नहीं ना। तो आप एनर्जी जल्दी खर्च कर सकते हो तो आप पावरफुल हो। आप कोई काम कर सकते हो, आप एनर्जी खर्च कर सकते हो तो आप एनर्जेटिक्स हो, परंतु यदि जल्दी कर सकते हो तो पावरफुल हो। क्योंकि पावर का मतलब होता है कि रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इज कॉल्ड पावर। मतलब P का एक और बात कर सकते हैं। P की जगह हमने W अपॉन टी था, आई स्क्वायर आर टी।
अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, और ये हो गई आई स्क्वायर आर। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B अपान आर। इसकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगी B स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर से ये कैंसिल, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। पावर का एक और फार्मूला आपके सामने है। तो पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, और फिर क्या बोला था, एनर्जी प्रोड्यूस इन द रजिस्टर पर यूनिट टाइम, ये पावर है। तो आपको पावर समझ के आप पावरफुल हो गए हैं ना। इसकी यूनिट वाट होती है, वाट, डब्लू, कैपिटल डब्लू से यूज करते हैं। बड़ी यूनिट किलो वाट होती है, और एक यूनिट होती है हार्स पावर। पता, किलो वाट मतलब 10⁻³ वाट, हार्स पावर मतलब 746 वाट। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। बात क्या करते हैं, आप लोग समझ ही चुके हैं। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, पता है, हम लोग बनते भी रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा ना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी होता है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। और P के लिए हमने एक और फार्मूला भी निकाला था, B इंटू आई। ये वैल्यू यदि हम यहाँ पे रख दें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BIT के लिए हमने H पढ़ा था। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल देते हैं। आप इन सब चीज़ों को छोड़ो, आप ये चीज़ याद रखना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यदि इसकी यूनिट हम यहाँ पे किलोवाट आवर लेते हैं, देखो इसकी यूनिट किलोवाट और इसकी यूनिट आवर, तो इससे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। और अकेला इसे हम यूनिट भी बोल देते हैं। जो घर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, उसे यूनिट, कितनी यूनिट जला, कितना यूनिट हुआ, वो किलोवाट आवर होता है। और एक और बात होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है, किलोवाट को वाट में बदलें तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट। आवर को यदि सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 × 60 सेकंड। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो आप देखिए जरा, इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल। अरे जूल कहाँ से, वर्क की यूनिट तो जूल होती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वर्क ही है ना, तो वर्क की यूनिट तो जूल ही होती है। परंतु यहाँ पे एक बात आपको समझ में आ गई ना, ये रिलेशन हो गया किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी नहीं था, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान टी। P हो गई वाट, W क्या हो गया, W हो गया जूल, और हो गया सेकेंड। तो जूल इज इक्वल टू वाट इंटू सेकेंड नहीं हो गया, तो यहाँ पे ये वाट और ये सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल हो जाएगा। पावर कंज्यूम्ड बाय ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो उनकी पावर कितनी होती है। मान लेते हैं कि ये सीरीज में बल्ब लगे हुए थे, और बल्ब में आपको पता है सबका रेजिस्टेंस भी होता है, और इसका रेजिस्टेंस R1 R2 और इसका R3 और भी इन्फिनिटी हो सकते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, फार्मूला आपको मालूम है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, और इसी को यदि हम R फाइंड करना चाहें तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P, ये फार्मूला। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपान P टोटल पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P1 पावर इसकी, फिर प्लस वी स्क्वायर अपान पावर P2 प्लस वी स्क्वायर अपान P3। बी स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। मतलब इनवर्स ऑफ टोटल पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ ऑल पावर्स। यानी टोटल पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके, तो यदि हम यहाँ पे P फैक्टरेट की बात करें कि टोटल पावर कितनी होगी, वो हो जाएगी P अपान N। N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ
अप्लाइंसेज हैं। और यदि हमें आई फाइंड करना है तो आई इज इक्वल टू वी अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना तो हम यहाँ पे भूल ही गए, हम ब्राइटनेस की बात करते हैं कि यहाँ पे ब्राइटनेस क्या होगी। तो ब्राइटनेस हमें मालूम है कि ब्राइटनेस को B बोलें तो B1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, B2 इज इक्वल टू, आप देखिए ना आई तो सब में सेम है, तो ब्राइटनेस किस पर डिपेंड हो गई, R1, मोर ब्राइटनेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन आता है और उसे हम इस जगह पे यहाँ पे लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब होता है पावर कम होना। आपको पता है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का मतलब है पावर कम होना। इसका मतलब ये है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। पावर कम यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा यानी ब्राइटनेस ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि जिसकी पावर कम होगी उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो ज़्यादा बल्ब कौन सा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसे हम बोल सकते हैं ब्राइटनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। परंतु पावर किस पर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस। तो सीधी सी बात है, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, परंतु करंट सेम होनी चाहिए जो कि सीरीज में सेम होती है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं देख लेते हैं हम यहाँ पे। पावर कंज्यूम्ड बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। ये हमारे पास 3 बल्ब यहाँ पे लगे हुए हैं और इन बल्ब का मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 हैं। पोटेंशियल सबका भी होगा। तो हमें मालूम है ये बात कि पैरेलल ऑर्डर में यदि रेजिस्टेंस होते हैं तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। अच्छा, एक बात फिर वो जो हमें पहले से भी क्लियर थी कि R, अब हम R सीधा लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P। वैल्यू रख दें तो 1/V स्क्वायर अपान P की जगह P ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे P1 अपान V स्क्वायर प्लस P2 अपान V स्क्वायर प्लस P3 अपान V स्क्वायर। V स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो गए तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो एक बात आपको समझ में आ गई है कि टोटल पावर इंक्रीज हो जाती है जब हम अप्लायंसेस को पैरेलल ऑर्डर में यूज़ करते हैं। इसलिए हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो टोटल पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ पावर ऑफ ऑल अप्लायंसेस। तो यहाँ पे टोटल पावर इंक्रीज हो जाती है। मतलब यदि हम यहाँ पे लिखना चाहें तो P इफेक्टिव इज इक्वल टू N इंटू P, मतलब जितने अप्लायंसेस होंगे उनका मल्टीपल हो जाएगी हमारी टोटल पावर। और अब वही बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्राइटनेस में तो B1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान R1। मतलब सीधी सी बात यह है कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। यानी जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ग्लो करेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा ग्लो करेगा। सीरीज से जस्ट अपोजिट, वहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला ब्राइटनेस ज़्यादा शो कर रहा था, यहाँ पे कम रेजिस्टेंस वाला ब्राइटनेस ज़्यादा शो करेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। एक्चुअली सपोज वी वांट टू फाइंड दैट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस द मैक्सिमम पावर विल बी ड्रॉन फ्रॉम ए बैटरी। तो मैक्सिमम पावर के लिए कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए ये हम पता करेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R होता है, और I के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू E अपान R प्लस R। तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पे इसके प्लेस पे ये रख दें तो E स्क्वायर R
अपान आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आप सब लोग 11 तो पास हैं ही, तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा। तो मैक्सिमम पावर कैसी हो सकती है विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस? तो मैक्सिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा डी पी अपान डी आर इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए है? ये मैक्सिमा के लिए है। ओके तो अब हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं डी पी अपान डी आर इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर आर प्लस आर का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा ई स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2r प्लस आर, और आर का करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 2r प्लस आर, और अपान आर प्लस आर का होल पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 4, और ये काय के बराबर होगा? 0 के बराबर। देखो ई दोनों में से कॉमन लेके आप बाहर निकाल सकते हैं। हम ऐसे कर लेते हैं, तो ई स्क्वायर अपान आर प्लस आर पावर 4, और यहाँ पे क्या बचा? आर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो ये सामने जाके ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, और इसमें से r प्लस आर भी कॉमन ले सकते हैं। r प्लस आर कॉमन ले लेंगे तो r प्लस आर, और यहाँ पे क्या बचेगा? r प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या? ये भी सामने जाके 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा? ये माइनस 2r में से r कैंसिल हो गया, तो r माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो R इज इक्वल टू R। हाँ यही है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो हमें क्या मिलती है? हमें मैक्सिमम पावर मिल जाती है। तो ये सिंपल सी थ्योरम थी जिसे हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं। Numerical, how will you connect series and parallel 24 cells each of internal resistance 1 ohm so as to get maximum power output across a load of 10 ohm? अभी हमने मैक्सिमम पावर थ्योरम यहाँ पे डिस्कस की है, और स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर होगी। परंतु कॉम्बिनेशन में मिक्स कॉम्बिनेशन है, ये भी हमने पढ़ा है। तो उन्होंने 24 सेल दिए हुए हैं, m इंटू n इज इक्वल टू 24, यानी सीरीज और पैरेलल में टोटल है। और पता है कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन का फार्मूला एन ई अपान आर प्लस एन आर अपान एम, अपने एम एन ही कर दिया था। तो पता है यहाँ पे क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब होती है? जब आपका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है? 10 ओम, तो एन इज इक्वल टू हो जाएंगे 10 एम। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इस इक्वेशन में इस n की वैल्यू रख दें तो 10 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो यदि हम m फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2.4, जो कि 1.55 होगा। केस फर्स्ट में हम मान लेते हैं कि इफ m इज इक्वल टू 1, यानी केवल एक ही रो हो, तो n यानी 24, तो उसमें टोटल 24 सेल लग ही जाएंगे। तो इस केस में यदि हम i निकालेंगे तो i इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला रखेंगे, n इंटू ई, यानी 24e अपान r के प्लेस पे हम रखेंगे 10, n के प्लेस पे हम रखेंगे 24, और m के प्लेस पे 1 रखेंगे।
तो ये 34 आ जाएगा। और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर, आर तो हमें मालूम ही है, तो इस केस में हम P1 यदि निकालेंगे, आई स्क्वायर मतलब 24E अपान 34 का होल स्क्वायर इंटू आर मतलब 10, और ये पावर अप्रोक्स आ जाती है 4.98 ई स्क्वायर। केस सेकंड कर लेते हैं हम। केस सेकंड में m इज इक्वल टू 2 रो लगाएंगे तो ऊपर वाली रो में 12 और नीचे वाली रो में 12, मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, एक रो में 12 लगेंगे। अब हम i फाइंड करें तो ये हो जाएगा 12e, और ये दोनों वैल्यू यहाँ और यहाँ रखें तो हमें सॉल्व करने पे मिल जाएगा 16। तो P2 इज इक्वल टू 12e अपान 16 का होल स्क्वायर इंटू 10, और ये आपका आ जाएगा 5.625 ई स्क्वायर। तो ये ज़्यादा है तो हम ये वाला केस यूज करेंगे। न्यूमेरिकल 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स rated as 100 watt 220 volt and 25 watt 220 volt are connected in series across 220 volt line. Calculate current, potential difference and actual power consumed in filament of each bulb. अब जब हमें पावर दी हुई है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमें क्या पहले पता कर लेना चाहिए, हमें पहले रेजिस्टेंस पता कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P1, और वी स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 दो बार लिखना है, 220 अपान 100 पावर, तो 100 वाट दी है तो 484 ओम पहला हमारे पास आ गया। अब R2 निकालेंगे तो R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान P2 इज इक्वल टू 220 इंटू 220 अपान 25 इज इक्वल टू 1936 ओम। ये रेजिस्टेंस आ गया। सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 484 प्लस 1936 इज इक्वल टू 2420 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। फर्स्ट करंट हम फाइंड करेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपान RS टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 220 अपान 2420 इज इक्वल टू 1 अपान 11 एम्पियर। सेकेंड नंबर, अब हम पोटेंशियल पता करेंगे तो हमें मालूम है कि पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू R1 I इज इक्वल टू 484 इंटू 1 अपान 11 सॉल्व करेंगे तो 44 वोल्ट, और V2 फाइंड करेंगे तो V2 इज इक्वल टू R2 I इज इक्वल टू 1936 इंटू 1 अपान 11 इज इक्वल टू 176 वोल्ट। अब थर्ड में हमें क्या निकालना है, थर्ड में हमें पावर निकालना है। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा I स्क्वायर R1, तो I स्क्वायर R1 मतलब 1 अपान 11 स्क्वायर इंटू 484 इज इक्वल टू 4 वाट। ओके, और P2 इज इक्वल टू हमें निकालना है तो ये हो जाएगा I स्क्वायर R2, तो 1 अपान 11 होल स्क्वायर इंटू 1936 जो कि रेजिस्टेंस है इज इक्वल टू 16 वाट। ये आ गए। और सीरीज में यदि टोटल पावर भी पूछी होती ना तो 1 अपान P इज इक्वल टू 1 अपान प्लस 1 अपान P2 हो जाती, इससे आप निकाल सकते थे। तो ये था हमारा एक चैप्टर। आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कुछ अच्छा न्यूमेरिकल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आंसर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।